बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इससे पहले ना एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा भी हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में। हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। और याद रखेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बच्चे, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है? इसका पहला तो एक होता है कन्वेंशनल सोर्सेज, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कहते हैं जो आम तौर पर यूज होते हैं। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो आम तौर पर, दीज आर नॉट द वेरी कॉमन सोर्सेज, ये आम इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं होते, लेकिन बहरहाल इनकी अहमियत अपनी जगह पे है। बच्चे, ये सारा टॉपिक थ्योरी वाला है। मैं MCQs मेन आपको बताऊंगा। प्रॉपर रीडिंग आपने अपनी बुक सामने रख के साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है? तो मैं आपको समझा दूंगा और मेन बातें बताता हूं। तो आइए शुरू करते हैं जी। पहला सोर्स, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। अब ये टाइड्स किसे कहते हैं बच्चे? मैंने इसका डेफिनेशन लिखी है, क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से जो समुंदर के ऊपर जो उभार पैदा होता है ना, लहर सी पैदा होती है, उसको टाइड्स कहते हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से। अब जरा देखें, मेरे पाँव ज़मीन के साथ अटैच है ना, अब मेरे पाँव के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं अपने सर की बात करूं तो सर के ऊपर ग्रेविटी कम है। तो ये ग्रेविटी का डिफरेंस नहीं हुआ। तो अब ज़मीन, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कद में बड़े नहीं हैं, आमतौर पर 5-6 फुट का कद है, तो ग्रेविटी का डिफरेंस 0.00005% है। इतना कम है डिफरेंस ग्रेविटी का हमारे सर और पाँव के दरमियान कि हमें फील नहीं होता। लेकिन अगर हम समुंदर की बात करें, जो समुंदर के ऊपर पानी है, और जो टाइड्स आती ही मून की वजह से हैं। अब मून और समुंदर का ग्रेविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से जो लहरें पैदा होती हैं ना, उनको टाइड्स कहते हैं। बच्चे याद रखिएगा, ये MCQ है। एक दिन के अंदर ना ट्वाइस अ डे 2 टाइड्स पैदा होती हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 हाई टाइड होंगी, 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड। एक दिन में 2 हाई टाइड होंगे और 2 ही लो टाइड होंगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब ट्वाइस का मतलब होता है डबल। मिसाल के तौर पर ये हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है। अब इसके ऊपर पानी आप समझ लें, साइडों पे सारा पानी यूनिफॉर्मली है, लेकिन जब चांद की अट्रैक्शन की वजह से, ये मून है, दिस इज मून, दिस इज अर्थ। अब चूंकि ग्रेविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अर्थ की एक साइड पे पानी का उभार कुछ यूं आ जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड पे यूं। तो इसको हम कहेंगे दिस इज हाई टाइड, यानी कि 24 घंटों में 2 हाई टाइड आती हैं, ठीक है। और जाहिर बात है इधर थोड़ा सा कम होगा पानी का फ्लो, तो दिस इज लो टाइड। तो 24 घंटों में, एक दिन में 2 हाई टाइड हैं और 2 ही लो टाइड हैं। ये पानी का फ्लो को मैंने शो किया हुआ है। और बच्चे याद रखिएगा, ये हमारी बुक की ना साइड इंफॉर्मेशन है। ये तो मैंने बात की पानी की, लेकिन हमारी ज़मीन के ऊपर भी टाइड्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ना हमारी ज़मीन अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर तक अप एंड डाउन होती है। लैंड अप एंड डाउन एज 25 सेंटीमीटर। ये MCQs आ सकता है। अब 2 MCQs हैं 25 सेंटीमीटर, और एक दिन में 2 टाइड आती हैं, 2 हाई टाइड हैं, 2 लो टाइड। टाइड होती क्या है? ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से। अब ये डायग्राम हमारी बुक में शो की गई है। अब इसका फ़ायदा क्या है? हम क्या करते हैं, हम ज़मीन के ऊपर जो समुंदर है ना, वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये डैम आपको शो किया गया है, 2-3 डायग्राम्स में आपको शो किया गया। जैसे ही हाई टाइड आएगी ना, जैसे ही हाई टाइड होगी, तो इस डैम के अंदर बेसन होते हैं जहां, जिनके अंदर हाई टाइड को स्टोर कर लिया जाता है। तो हाई टाइड के अंदर इसका वाल्व ओपन होता है, तो पानी स्टोर हो जाता है। लो टाइड के अंदर रिलीज होता है। फिर नेक्स्ट हाई टाइड के अंदर ये पानी डैम के अंदर चला जाता है, लो टाइड पे डैम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह इस पानी को डैम के अंदर स्टोर करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं ना, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। तो
तो ज़ाहिर बात है पानी को स्टोर करके आगे जनरेटर चलेंगे, ठीक है, स्टीम इंजन है, जनरेटर है, टरबाइन घूमेंगी, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो ये तो थी कि हम टाइड से कैसे एनर्जी हासिल करते हैं, इसको नोट कर लें। तो जी बेटा हम दूसरा सोर्स पढ़ेंगे, एनर्जी फ्रॉम वेव्स। तो जो टाइड्स और विंड, ये आपकी बुक की थ्योरी के अंदर लिखा हुआ, जो टाइड्स और हवा ब्लोज अक्रॉस द सरफेस ऑफ ओशियन, ये जो समुंदर की सरफेस के ऊपर टाइड्स और हवा चलती है ना, जिसकी वजह से समुंदर के पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं, हम उन वेव से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? अब वो वेव से एनर्जी कैसे हासिल होगी? बेटा एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर साल्टर। प्रोफेसर का नाम क्या जी? प्रोफेसर साल्टर। प्रोफेसर साल्टर उस साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसको हम कहते हैं साल्टर्स डक। साल्टर्स डक। अच्छा, डक साल्टर तो साइंटिस्ट का नाम आ गया ना, प्रोफेसर साल्टर। उसने एक डिवाइस बनाई जिसके नाम से हमने उस डिवाइस का नाम क्या रखा? साल्टर्स डक। अब डक किसको कहते हैं? आपको याद होगा, डक कहते हैं बतख को। डक मीन बतख। अब ऐसा नहीं है कि साइंसदान एक बतख था, ऐसा हरगिज नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कभी आपने देखा हो ना, ये समुंदर की लहरें हैं, आप इसके ऊपर बतख को रख दें, यानी कि जिस तरह अगर कोई बतख इसके ऊपर समुंदर की लहरों के ऊपर हो, तो जिस तरह पानी फ्लो करेगा ना, तो ये बतख भी उसके ऊपर यूं अप एंड डाउन फ्लो करेगी। तो प्रोफेसर साल्टर ने कहा कि अगर ये पानी की लहरों की वजह से, इन वेव्स की वजह से ये जो बतख है ये अप एंड डाउन मूव करती है, तो क्यों ना मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। तो उसी प्रोफेसर साल्टर ने उस डक, बतख की मूवमेंट की वजह से एक उसको नाम दे दिया साल्टर्स डक। उसने यहां से कॉन्सेप्ट लिया, ये डक है, ठीक है, अच्छा जी ये डक है, ठीक है बच्चे, वैसे ही जनरल सी मैंने बना दिया। बच्चे इसके ना दो पार्ट्स होते हैं जो उसने डिवाइस बनाई है। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ साल्टर्स डक, जिसके दो पार्ट्स हैं, जिसको हम कहते हैं डक फ्लोट, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है जी? बैलेंस फ्लोट। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ साल्टर्स डक डिवाइस, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। अब ये डिवाइस आपकी बुक में बनी भी हुई है, आप लोग ज़रा नोट करें। ये इसका बैलेंस फ्लोट है इस तरह, और यूं जो कर्वी से पोर्शन दिखाए गए ना, ये दिस इज कॉल्ड डक फ्लोट। जब पानी की लहरें आती है ना बच्चे, ये बैलेंस फ्लोट है, ये इस तरह की एक डिवाइस है, दिस इज बैलेंस फ्लोट। अच्छा, दिस इज कॉल्ड डक फ्लोट। अब ये हकीकत में रियलिटी में तो डायग्राम ऐसी नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो आपकी बुक में है। जैसी पानी की लहरें आती है ना, तो ये जो डक फ्लोट है, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट की रिलेटिव मोशन की वजह से ये इस तरह मूव करती हैं जिस तरह बतख पानी के ऊपर यूं मूव करती है। तो इनकी मोशन की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से, इनके आगे लगे होते हैं बच्चे स्टीम इंजन, जिसको आप कह सकते हैं जनरेटर लगे हुए हैं, ठीक है। जनरेटर से आगे हम क्या पैदा करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई? तो जनरेटर से बिजली पैदा होगी। अब जनरेटर कैसे चलेगा? इनको कुछ स्टीम या कोई एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी कौन देगा? पानी की यूं मूवमेंट, वो लहरों की वजह से एनर्जी आएगी। ये एक पूरी डिवाइस है। मैंने आपको एक रफली सा कॉन्सेप्ट दिया है कि इसमें जो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो यही है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। तो जी बेटा, मेथड 3 हम स्टार्ट करते हैं। सोलर एनर्जी, ये हमारी कुर्राए अर्ज़ के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज एक सबसे बड़ा ज़रिया है एनर्जी हासिल करने का। अब बुक वाला हमारे क्या लिखता है, ज़रा तवज्जो करें। सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस, आम हालात के अंदर जो सोलर एनर्जी होती है ना, आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ज़मीन से बाहर, ज़मीन की एटमॉस्फेयर से आउटसाइड, उसके बाहर, पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये वो किसकी बात कर रहा है? आपने 10th क्लास के अंदर ये बात पढ़ी भी होगी, जिसको आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको आप आई से ज़ाहिर करते हैं। ये ज़रा देखिएगा, सोलर एनर्जी जिसको आप ई से ज़ाहिर कर रहे हैं, सोलर एनर्जी आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पर सेकंड, सेकंड है तो टाइम आ गया, पर यूनिट एरिया।
एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का सेकंड, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये जूल पर सेकंड किसके इक्वल है, ये तो वॉट के इक्वल है, एम स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट क्या बन जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो सूरज से रोशनी आ रही है, ये जो इंटेंसिटी का जिक्र कर रहे हैं, मतलब कितनी एनर्जी एक सेकंड में कितने एरिया से पास करती है, उसी को इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। और बुक वाला कहता है वो जो अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर होती है ना बेटा, वो होती है 1.4 किलो। 1.4 ये बहुत ज़्यादा मिकदार है, ठीक है। किलो का मतलब क्या होता है 1000, या इसको आप 1400 भी कह सकते हैं, ठीक है। 1.4 किलो इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है वाट पर स्क्वायर मीटर। अब ये Wm-2 इसका मतलब है ये इंटेंसिटी है, कितनी है 1.4 किलो। इसी को आप सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज आपकी बुक में आ सकता है, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है जी 1.4 किलो वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये तो यूनिट है, ये असल में उसकी वैल्यू है 1.4 किलो। अच्छा ये तो हो गया सोलर कांस्टेंट, ये तो है नॉर्मल इंसिडेंस आम हालात में। लेकिन बच्चे ये तो थी आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। लेकिन जब सूरज की रोशनी उस एटमॉस्फेयर से पास करती है ना, एटमॉस्फेयर से, तो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं, तो जिसकी वजह से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, अब्जॉर्ब होती है, स्केटर होती है। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस की वजह से ज़मीन की सरफेस तक आते आते ना उसकी एनर्जी और कम हो जाती है। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी, एट सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सरफेस के ऊपर होगी 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। 1.4 ये सोलर कांस्टेंट है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर के आउटसाइड है, लेकिन जमीन की सरफेस के ऊपर कितनी है ये 1। तो ये 1.4 को आप सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। 1.4 सोलर कांस्टेंट, ये आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर है, और जो 1 है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। ये कम क्यों होगी 1.4 से 1, मैंने आपको रीजन बताई है, डस्ट पार्टिकल, स्केटरिंग, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन, ये सारे प्रोसेस की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन की सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये तो था एक जनरल व्यू सोलर एनर्जी के बारे में, कुछ एमसीक्यूज जो आपकी बुक में आते भी हैं, ठीक हो गया 1.4 और 1। अच्छा अब कुछ इनडायरेक्ट मेथड है, कुछ डायरेक्ट मेथड है। तो पहले हम इनडायरेक्ट मेथड के जरिए देखते हैं जी क्या कहता है। तो बच्चे ज़रा देखेंगे, ये आपके पास थर्मल अब्जॉर्बर, जिसको सोलर एनर्जी अब्जॉर्बर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने ना एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाया हुआ है जिसके अंदर पानी है। बच्चे ये एक पाइप है, ये ए बी, ये एक पाइप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोल्ड वाटर। यहाँ से ठंडा पानी आता है, यहाँ से ठंडा पानी आएगा ए बी पाइप से, ये सीधा किसके अंदर जा रहा है जी, ये पाइप से होता होता सी डी के रास्ते बाहर जा रहा है। तो ये है हॉट वाटर, यानी कि ठंडा पानी आ रहा है इस रास्ते से और गर्म होके जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि ठंडे पानी को गर्म किसने किया है, इस डिवाइस ने, जिसको आप थर्मल अब्जॉर्बर भी कहते हैं। इसकी ना जो कवर होता है बच्चे, उसके ऊपर ग्लास कवर्ड बॉक्स होते हैं। अब ये ग्लास कह लें या लेंस आप कह लें, आपने देखा ना गाड़ियों के जो शीशे होते हैं, जब धूप के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं हम, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि अल्ट्रावायलेट, वो जो सूरज से शुआएं आती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं, शीशे के अंदर तो दाखिल हो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। सेम उसी तरह ये जो सरफेस होती है ना बच्चे, ये ब्लैक सरफेस होती है। इसकी सरफेस कौन सी होती है, ब्लैक सरफेस। ब्लैक ही क्यों ले रहे हैं, याद रखिएगा ब्लैक कलर इज अ गुड अब्जॉर्बर। ब्लैक कलर इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ लाइट। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो लाइट को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट जज़ब कर लेता है। यही वजह है कि जहाँ पर हम खाने पकाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें अक्सर नीचे से हांडियाँ होगी या आपके तवे होंगे, वो ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक हम इसलिए रखते हैं कि ब्लैक कलर इज़ अ गुड अब्जॉर्बर। अब इसमें से जो पानी ठंडा होकर गर्म होकर निकलता है ना बच्चे, वो मैक्सिमम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप पानी को गर्म कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये एमसीक्यू आता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड।
ब्लैक सरफेस क्यों होती है? गुड अब्जॉर्बर है। शीशा क्यों ऊपर लगाया होता है? बिकॉज ताकि जो शुआएं आए वो बाहर वापस ना निकल जाएं, तो जिसकी वजह से सारी सरफेस गर्म हो जाती है। पाइप गर्म होंगे, पाइप के अंदर जाहिर बात जो पानी है वो भी हीट की वजह से गर्म होगा। तो ये तो था एक इनडायरेक्ट मेथड आपको एनर्जी हासिल करने का सूरज से। अब हम डायरेक्ट मेथड भी पढ़ते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या है जी? फोटोवोल्टाइक सेल। बच्चे याद रखिएगा, जो फोटोवोल्टाइक सेल है ना, पहली बात तो ये कि ये सूरज की रोशनी को वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, और ये किसके बने होते हैं जी? सिलिकॉन के। फोटोवोल्टाइक सेल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर विच लाइज इन द 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे, सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के 4थे ग्रुप में लाई करता है। अब ये सेमीकंडक्टर है। हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे भी। इसके अंदर ना बच्चे पी एन जंक्शन होते हैं। ये पी साइड है, ये एन साइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिलहाल आप ये समझ लें, चैप्टर 18 में इसकी डिटेल आएगी। इनके ऊपर एक लेंस लगा होता है जहाँ से सूरज की रोशनी आती है। ये सनलाइट आई, ये कन्वेक्स लेंस लगा होता है जिसकी वजह से लाइट ना इधर आके इस जंक्शन के ऊपर आके कन्वर्ज हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो इसी को वो साथ हमने लगाई होती है एक अदद बैटरी। अब जरा देखें, बैटरी हम लगाते हैं रिवर्स प्रोसेस में। अब सूरज की रोशनी किसके ऊपर पड़ी? लेंस के ऊपर। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजिस। सूरज की रोशनी, इसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सूरज की रोशनी जब लेंस पे पड़ेगी सारी की सारी इकट्ठी होकर पी एन जंक्शन। व्हाट इज पी एन? ये पी एन जंक्शन है जो कि सिलिकॉन का है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इधर हम लगा देते हैं एक अदद बल्ब। तो ये बल्ब है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रोशन होता है ना, तो हमें पता चलता है। बच्चे, ये जो आपके घरों में सोलर प्लेटें लगी होती हैं, ये भी तो इसी चीज़ की बनी होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है, बच्चे सवाल करते हैं, सर सूरज निकला, आपने उसको, उस सूरज की रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में। व्हाट अबाउट क्लाउडी डेज? जब बादल होंगे, जब सूरज निकलेगा ही नहीं, तो तब क्या होगा? बच्चे, इसी वजह से ना, जब रात का टाइम होता है तब तो सूरज नहीं होता। तो इसीलिए हम सोलर पैनल के साथ हम बैटरीज अटैच करते हैं जो कि किसकी बनी होती हैं? निकल। बैटरी किसकी बनी होती हैं? निकल कैडमियम, निकल कैडमियम ड्राई बैटरीज होती हैं। ये निकल कैडमियम ड्राई बैटरीज हम अटैच कर देते हैं सोलर पैनल के साथ, ताकि वो रात के टाइम या क्लाउडी डेज में आपके एनर्जी को स्टोर करे। तो जब सूरज ना निकले तो आपको एनर्जी, जिस तरह यूपीएस के साथ बैटरीज लगाते हैं। तो इसके बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। सोलर वॉचेस, ये आपके कैलकुलेटर के ऊपर भी वो सेल बने होते हैं, वो भी सोलर सेल होते हैं। घड़ियों में भी सोलर सिस्टम होता है, घड़ियाँ उसके ऊपर चार्ज होकर आपके सेल को चार्ज कर देती हैं। सोलर वॉचेस हैं, सोलर कैलकुलेटर हैं, वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इनका एक नुकसान ये कह लें कि ये एक्सपेंसिव, महंगे हैं, ये इनका नुकसान है। इसी वजह से अभी तक ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे। और फ़ायदा इनका क्या है? लॉन्ग लाइफ टाइम, इनका लाइफ टाइम ज़्यादा है, एंड लो रनिंग कॉस्ट, इनकी कॉस्ट कम होती है। एक मरतबा तो पैसे लग गए हैं, लेकिन आपका फिर बिजली का बिल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर तो यूज़ कर रहे होते हैं सोलर सेल, सोलर प्लेट्स। तो फिर आप वापटा की बिजली कम यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है बिल के ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा। इसको नोट करें जी। तो जी बेटा, अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब ये बायोमास का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग, जिसको आप लाइफ भी पढ़ते हैं, लिविंग। मैस का मतलब है मटेरियल। अब ये ऐसे मटेरियल जो लिविंग है, यानी कि उनसे जो एनर्जी हासिल करते हैं ना, उनको हम कहते हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है बच्चे, मिसाल के तौर पर अब लिविंग मटेरियल में बुक वाला किन किन चीज़ों की जिक्र कर रहा है? क्रॉप रेजिड्यू, फसलों का जो बचा खुचा मवाद है, नेचुरल वेजिटेशन, हयातियाती निबातात, ट्रीज दरख्त आगे, एनिमल डंग। डंग का मतलब है जानवरों का जो गोबर है, जो जानवरों का फुजला है, गोबर, उससे भी आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सीवेज, तो ये सारे बायोमास के अंदर आते हैं, लिविंग मटेरियल के अंदर। अब बच्चे, इन मेथड के ज़रिए एनर्जी हासिल करने के दो तरीके हैं। पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट कंबशन मेथड। आप उसको डायरेक्ट ही, कंबशन का मतलब होता है जलाना, डायरेक्ट ही जला दें। दूसरे मेथड को आप कहते हैं फर्मेंटेशन मेथड, यानी कि कुछ सॉलिड मटेरियल को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कुछ लिक्विड को।
तो अब ये जरा देखें, डायरेक्ट कंबशन और फर्मेंटेशन दोनों में जो सबसे मेन फर्क है ना, इस मेथड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। लेकिन फर्मेंटेशन मेथड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा बच्चे, अब इसके अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट कंबशन मेथड के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, उनको एक चैम्बर के अंदर कन्फाइंड करते हैं और इग्नाइट इट, और उसको जलाना, उसको हम आग लगा देते हैं। तो जाहिर बात है उसके जलने से जो एनर्जी हमें मिलती है ना, उससे फिर बॉयलर चलते हैं, स्टीम इंजन, जनरेटर, और फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, फर्मेंटेशन मेथड क्या है, कहता है इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम क्या करते हैं, यूजिंग एंजाइम्स एंड डीकंपोजिशन। इस मेथड के जरिए एथेनॉल रिप्लेस्ड ऑफ गैसोलीन। ये गैसोलीन क्या होता है बच्चे, ये पेट्रोल का ही दूसरा नाम है, पेट्रोल का ही गैसोलीन कहते हैं आप। ये बाहर वाले ममालिक में आप जाए ना तो पेट्रोल का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, गैसोलीन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो एथेनॉल ने आके पेट्रोल को रिप्लेस किया, उसकी जगह ली है। क्या करते हैं, एक डाइजेस्टर, एक डिवाइस है जिसके अंदर हम रूटिंग प्लांट्स के जरिए ये मीथेन गैस हासिल करते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ ना, CH4 जिसका फार्मूला होता है मीथेन। ये फिर गैस बाद में जनाब आपके कुकिंग के प्रोसेस में भी यूज़ होती है, चीज़ों को हीट अप करने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये बच्चे है एनर्जी फ्रॉम बायोमास, इसको नोट करें। तो जी बेटा, नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं जी, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये वुड वेस्ट, ये लकड़ी को जलाकर जो बाकी राख बचती है ना, उसको भी किसी ना किसी काम, लकड़ियों का जो भूरा होता है उसको हम कहते हैं वुड वेस्ट, लकड़ियों का जो भूरा, क्रॉप रेजिड्यू, फसलों से बचा खुचा जो मवाद है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, ये जो गटर वगैरह या म्यूनसिपल कमेटी जो काम करती है ना, उनसे जो बचा खुचा मवाद है जो सॉलिड फॉर्म में हो, मसलन ये टीन के कैन, ये वो जो ईसाई वगैरह काम करते हैं ना, तो ये सारे जो वेस्ट है ना, इनको हम जलाते हैं, और जलाने से जो एनर्जी मिलती है उससे बॉयलर चलते हैं, उससे फिर जनरेटर चलते हैं, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बात समझ आ गई। नंबर 6 मेथड है जी, जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब तो आप समझते हैं ना, जियो मीन अर्थ। ये जो हमारी ज़मीन है ये बजाते खुद एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। थर्म का मतलब है हीट। अब ज़मीन के जो अंदरूनी पार्ट है ना, ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा हीट का सोर्स है। इसके 2 मेथड हमारी बुक वाले ने जिक्र किया जी, रेडियो एक्टिव डिके, जिसमें यूरेनियम और रेडियम को हम रेडियो एक्टिव डिके के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बच्चे, हम चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे भी अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। तो ये रेडियो एक्टिव डिके की वजह से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो इसकी डिटेल तो हम चैप्टर नंबर 21 में भी पढ़ेंगे, बस ये MCQs के तौर पर आपने याद रखना है। यूरेनियम और रेडियम को रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके होती है। अब ये होती क्या है, ये डिटेल चैप्टर नंबर 21 में आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आता है जी, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ। बच्चे, आप ज़मीन से 10 किलोमीटर अंदर चले जाए ना, विद इन 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ, ये MCQs है। ज़मीन से 10 किलोमीटर आप नीचे जाएं तो हॉट इग्नियस रॉक्स होती हैं जो कि मोल्टन फॉर्म में होती हैं, ठीक है, पिघली हुई फॉर्म में, और उन रॉक्स का टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 जिसको आप केल्विन में अगर कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा, 200 + 273, तो ये कितना बन जाएगा जी, 473 केल्विन, 473 केल्विन। 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 473 केल्विन उन रॉक्स का, उन चट्टानों का टेम्परेचर होता है जो ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में होती हैं, जो कि मोल्टन फॉर्म में होती हैं। उनसे भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये MCQs मेन चीज़ें नोट करें जी। तो जी बेटा, ये लास्ट मेथड है कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल को कंप्रेस, दबाने से भी ये जो ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनसे भी एनर्जी हमें हासिल होती है। मिसाल के तौर पर वाटर बीनीथ द ग्राउंड, बीनीथ कहते हैं नीचे, यानी कि ज़मीन के जो काफ़ी नीचे होता है ना पानी, इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट रॉक्स। पानी ज़मीन के काफ़ी नीचे जो पानी होता है ना, वो गर्म चट्टानों के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है, जिससे पानी काफ़ी हीट अप हो जाता है। तो बुक वाला कहता है जी उससे हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मे। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब क्या है, गर्म पानी के
चश्मे, गीज़र्स, ये हॉट स्टीम वेंट्स, वेंट्स कहते हैं सुराख को, तो ये सुराख से बन जाते हैं जिसे भाप निकलती है। गीज़र जिस तरह हम घरों में नहीं यूज़ करते, गीज़र गर्म पानी के लिए हम चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो ये गर्म पानी के चश्मे निकलते हैं, मुख्तलिफ ज़मीन के अंदर सुराख होते हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है, ठीक है, स्टीम भाप, उसमें से भाप निकलती है। आमतौर पर ऐसा कहाँ पे होता है? वोल्केनिक रीजन, वोल्केनिक रीजन कहते हैं आतिशफिशां इलाके, आतिश, वोल्केनिक रीजन आतिशफिशां इलाके, तो जहाँ पर ये आतिशफिशां फटते हैं ना, तो वहाँ पर ये ऐसा होता है। तो इधर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है एक्वीफायर। अब एक्वीफायर को हम पानी भी कहते हैं, ये पानी का एक ब्रांड का नाम भी आपने सुना होगा, एक्वीफायर। एक्वीफायर की डेफिनेशन क्या है? एक्वीफायर इज अ लेयर ऑफ रॉक, ये चट्टानों की एक लेयर है, होल्डिंग वाटर, जो कि पानी के साथ जुड़ी होती है या ये पानी को पकड़ के रखती है। डेट अलाउज, जो इजाज़त देती है वाटर, पानी को, टू परकुलेट, परकुलेट का मतलब है टपकना, टपकना, थ्रो इट विद प्रेशर, तो पानी बड़ी प्रेशर के साथ ना उसमें से टपकता रहता है। तो चट्टानों की उस लेयर के साथ जो पानी होता है ना, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर के साथ टपकता है। आपकी बुक में एक बड़ी वो पानी का एक चश्मा सा भी बड़ी हाई प्रेशर से नज़र आ रहा है, उसको आप एक्वीफायर कहते हैं। तो ये बेटा मुख्तलिफ तरीके हैं एनर्जी को हासिल करने के। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4। हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 भी शुरू करेंगे और इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वीडियोज़ आती जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।